हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट जुलाई 2013 के CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? नंबर 1 वर्णन करना, नंबर 2 पहचान करना, नंबर 3 अंतर करना, या फिर नंबर 4 वर्गीकृत करना। तो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, अंतर करना। विश्लेषण करना क्या होता है? यानी एनालिसिस। जब हम किसी सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर उस भाग की छोटी से छोटी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहते हैं विश्लेषण करना। और विश्लेषण के द्वारा ही हम सूचनाओं में अंतर कर सकते हैं, और अंतर करना ही एक संज्ञानात्मक क्रिया होती है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है? नंबर 1 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, नंबर 2 तथ्य आधारित शिक्षार्थी, नंबर 3 शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या फिर नंबर 4 मापन आधारित शिक्षार्थी। तो राजेश को जब उसके शिक्षकों या अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीखने का आनंद लेता है और स्वयं से ही पढ़ता रहता है, तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? नंबर 1 बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, नंबर 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, नंबर 3 उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या फिर नंबर 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। नंबर 1 निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, नंबर 2 शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, नंबर 3 विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, नंबर 4 शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों का मतलब क्या होता है? विविध शिक्षार्थियों का मतलब होता है एक कक्षा में भिन्न भिन्न मानसिक स्तर के छात्र पढ़ते हैं। तो जब मानसिक स्तर भिन्न होगा तो समझने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। किसी को जल्दी समझ में आता है तो किसी को देर में समझ में आता है। ठीक है, तो जब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर को जान लेगा तभी वो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही अपनी शिक्षण पद्धति को अपनाएगा। ठीक है, और जब अपनी शिक्षण पद्धति को सही तरीके से उनके मानसिक स्तर के अनुरूप अपनाएगा तभी वो अपने अधिगम को उनके समझने के योग्य बना पाएगा, प्रभावशाली बना पाएगा। इसीलिए मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नंबर 1 शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, नंबर 2 विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, नंबर 3 शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या फिर नंबर 4 खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है जानना या फिर समझना। ठीक है, जब संज्ञान जैसे कुछ महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाओं का नाम होता है संज्ञान। अब कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे ध्यान, स्मरण करना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, मतलब ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये संज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और सामाजिक दक्षता क्या होती है? सामाजिक दक्षता से मतलब होता है समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता। ठीक है, जब हम समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करेंगे तभी हमारा सामाजिक विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। नंबर 2, समवयस्कों और पितृैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नंबर 3, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। नंबर 4, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। समवयस्कों और पितृैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, योगात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण है। नंबर 1, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। नंबर 2, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। नंबर 3, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। या फिर नंबर 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण होगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। जब बच्चे समाज के नियमों का पालन करेंगे, उनके अनुसार कार्य करेंगे, तभी उनका सामाजिकरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? नंबर 1, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नंबर 2, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। नंबर 3, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। नंबर 4, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं, तो वे कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। क्षेत्र रक्षण क्या होता है? बात क्रिकेट की हो रही है और क्षेत्र रक्षण का मतलब होता है फील्डिंग। ठीक है, क्रिकेट की बात हो या फिर मैथ्स की बात हो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें सुधार कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की एक रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। नंबर 1, तर्कसंगत। नंबर 2, आत्मसात। नंबर 3, निर्माण। या फिर नंबर 4, संक्रियाकरण। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? नंबर 1, अंगीकार। नंबर 2, समायोजित। नंबर 3, अनुकूलित। या फिर नंबर 4, समुचितता। तो सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसके अतिरिक्त? सामाजिक के अतिरिक्त। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? नंबर 1, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। नंबर 2, सामान्य बुद्धि। नंबर 3, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थ फ चा ध्वनियां हैं। नंबर 1, स्वनिम। नंबर 2, रूपिम। नंबर 3, लेखिम। या फिर नंबर 4, शब्दिम। तो थ फ चा ध्वनियां होंगी। ऑप्शन 1, स्वनिम। स्वनिम को इंग्लिश में कहते हैं फोनिम्स। अब समझते हैं स्वनिम होता क्या है। किसी भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे स्वनिम कहते हैं। यहाँ पर रूपिम क्या होता है? रूपिम यानी मॉर्फिम्स। किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाता है। याद रखिएगा
किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो स्वनिम होगा, और किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई पूछी जाए तो रूपिम होगा। लेखिम क्या होता है, यानी कि ग्राफिम। शब्द का उच्चारण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ध्वनि को हम ग्राफिम कहते हैं, ठीक है। अब शाब्दिम क्या होता है, शाब्दिम को इंग्लिश में कहते हैं लेक्सिम। जब भी किसी भाषा का एक शब्द जिसका एक अर्थ होता हो उसे हम कहेंगे लेक्सिम, यानी कि शब्दिम। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, ये सब हमारे लेक्सिम हुए, शब्दिम, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को नंबर 1 लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 2 लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। नंबर 3 अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। या फिर नंबर 4 कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। हमें लड़के लड़कियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार कार्य देना चाहिए, ना कि जेंडर के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नंबर 1 व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। नंबर 2 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। नंबर 3 शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। या फिर नंबर 4 यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। सीखने की योग्यता और अयोग्यता व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है, ठीक है। कोई बच्चा देर से समझता है तो कोई जल्दी समझ जाता है, या किसके कारण होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। नंबर 1 सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। नंबर 2 बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3 शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। या फिर नंबर 4 धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। नंबर 1 बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। नंबर 2 सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। नंबर 3 सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। या फिर नंबर 4 शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। नंबर 1 शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। नंबर 2 शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। नंबर 3 सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या फिर नंबर 4 परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। एक शिक्षक जो होता है वो लगभग साल भर अपने छात्रों को पढ़ाता है, जिससे जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपने शिक्षक के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ सहज महसूस करते हैं। जो शिक्षक साल भर अपने जिन शिक्षार्थियों को पढ़ाता है उनकी प्रगति किस विषय में हुई है, किस में नहीं हुई है, उनकी समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है, इनको भली भांति जानता है और इसके सुधारने का प्रयास भी करता है, ठीक है। तो जब एक शिक्षक जो साल भर अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता है वही उसका आकलन भी सही तरीके से कर सकता है और उसी वातावरण में यानी उन्हीं शिक्षकों के द्वारा उनका आकलन सही तरीके से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। नंबर 1 थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। नंबर 2 सार्वभौमिक का सामान्य योग्यता स्तर। नंबर 3 सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। या फिर नंबर 4 सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो सीखने की तत्परता थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तत्परता का नियम यह बताता है कि सीखने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों में संतुष्ट हो सकता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का मन हो
और वही उसे दे दिया जाए तब वो उस कार्य को अच्छे से करेगा। लेकिन जब किसी ने कार्य दिया है, उस कार्य को करने के लिए उसका मन नहीं है, तो वो उस कार्य को करने में वो आनंद, वो तत्परता नहीं दिखाएगा। इसीलिए शिक्षकों को शिक्षार्थियों की तत्परता के अनुरूप ही शिक्षण देना चाहिए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। नंबर 1, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। नंबर 2, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। नंबर 3, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नंबर 4, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, सांस्कृतिक कारक। नंबर 2, सेरेब्रल डिस्फंक्शन। नंबर 3, संवेगात्मक विघ्न। नंबर 4, व्यवहारगत विघ्न। तो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय नंबर 1 शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। नंबर 2, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नंबर 3, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और उसे विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या फिर नंबर 4, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो एक समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है और समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों ही होते हैं। इसीलिए एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को नंबर 1 अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। नंबर 2, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नंबर 3, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। या फिर नंबर 4, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है। नंबर 1, मनोसामाजिक कारकों द्वारा। नंबर 2, आनुवांशिक रचना के द्वारा। नंबर 3, वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा। या फिर नंबर 4, 2 और 3 का संयोजन। तो आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। नंबर 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नंबर 2, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। नंबर 3, निरंतर गृह कार्य देते रहना। या फिर नंबर 4, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। नंबर 1, डिस्प्रेजिया। नंबर 2, डिस्प्रैक्सिया। नंबर 3, डिस्कैल्कुलिया। या फिर नंबर 4, डिसलेक्सिया। तो गतिक कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सब गतिक कौशल होते हैं। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया में जैसे सा और वाज में अंतर ना कर पाना, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर ना कर पाना, डिसलेक्सिया होता है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है गणित में कठिनाई। डिस्प्रेजिया क्या होता है, भाषा के साथ कठिनाई में। तो यहाँ पूछा जा रहा है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, डिस्प्रैक्सिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता नंबर 1 समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। नंबर 2 एक स्थिर अवस्था है। नंबर 3 एक चर अवस्था है। या फिर नंबर 4 जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो जो अधिगम निर्योग्यता है वह एक चर अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? नंबर 1 परिणामों की आशा करना, नंबर 2 समस्या की पहचान करना, नंबर 3 समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या फिर नंबर 4 संभावित युक्तियों को खोजना। तो परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो समस्या की पहचान करेंगे, फिर उनको छोटे हिस्सों में बांटेंगे, फिर संभावित युक्तियों को खोजेंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है किसके अतिरिक्त इन चरणों को करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को नंबर 1 व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 2 शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। नंबर 3 शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। या फिर नंबर 4 जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्यों ठीक नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब बच्चे आपको कुछ बताते हैं, अगर हम उन्हें बीच में ही टोक देंगे तो उनका मनोबल कम हो जाएगा, वो हतोत्साहित हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार जब बच्चे हमें कोई बात बताते हैं, हम उन्हें टोक देते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें बीच में नहीं टोकना चाहिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, नंबर 1 शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, नंबर 2 शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, नंबर 3 शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या फिर नंबर 4 निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो सीमा परीक्षा भवन में दाखिल होते ही अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इसका मुख्य कारण है वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।